Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today we will start the remaining part of national income. आज हम national income का remaining part हम complete करेंगे. आज हम national income को ख़त्म करेंगे. ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है इसमें, वही समझना है. जो परसों वाला लेक्चर जो था इसका पहला वाला पार्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जीडीपी को समझना. आज हम जीएनपी ये थोड़ा एनएनपी ये क्या होता है समझेंगे, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और कुछ फैक्ट्स जो हैं एनएसएसओ का मतलब क्या होता है ये सब कुछ जानेंगे हम. जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ जीडीपी होता है. ठीक है, ये हम आज जानेंगे इसमें. ठीक, I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,20,000 सब्सक्राइबर्स. राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट सब बच्चों को फ़ायदा मिले इससे. ठीक है, दूसरी बात ये है कि कल मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉल्स को अटेंड किया था. कल 7:30 से ऑलमोस्ट 8, 9, 9:30 तक लिया था मैंने. तो काफ़ी बच्चों से बात हो गई है. ठीक है, सब ने अपना अपना शेयर किया है, किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है. जिनके साथ बात नहीं हुई है, नेक्स्ट संडे को हम इंशाल्लाह फिर से हम आपके साथ बात करेंगे, तो आप अपना शेयर कर सकते हो किस तरीके से क्या कर रहे हो आप. ठीक है, तो चलो हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ये मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड्स. देखो रिवाइज हम थोड़ा सा पिछला करेंगे. थोड़ा सा मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जीडीपी क्या होती है, उसके बाद मैंने बताया था जीडीपी कौन कौन से मेथड्स होते हैं. ठीक है, मैंने 3 मेथड्स का नाम बताया था. इनकम मेथड मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बताया था, वैल्यू एडेड मैंने बताया था. ठीक है, वो तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया था, इक्वेशंस भी मैंने आपको दिया था. बस उतना ही उसमें याद रखना है, ज़्यादा आपको वो याद नहीं रखना है कि अब चल क्या रहा है. वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद रखना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं. ठीक है, आज जो हम मूव करेंगे वो हम समझेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है. सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो बस, और कुछ भी नहीं, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वहाँ पर ऑप्शंस को. उसमें ज़्यादा हमें बिल्कुल घुसना नहीं होता है. परसों वाला लेक्चर ही जो था वो समझने लायक था. ठीक है, आज उसी के बेस पे हम आगे चलेंगे. हम जीएनपी देखो, एक था जीडीपी. जी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट. अब क्या है जीएनपी, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल. ये देखो, ये डोमेस्टिक, ये नेशनल. ठीक है, ये हम समझिए इसका मतलब क्या होता है. डोमेस्टिक में मैंने क्या किया था, मैंने बोला था जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो बाहर के कंपनीज इंडिया में जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, या इंडियन नेशनल जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसमें, इंडिया में, एक कंट्री के अंदर, उसको हम इंक्लूड कर रहे थे, पूरा जीडीपी में आता था. जैसे एक समझो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला था जीडीपी में, मैंने बोला था अगर ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, पर्सन सी है, पर्सन भी ले सकते हो, कंपनी भी ले सकते हो, जो भी आपको मर्जी है. ठीक है, और यहाँ पर डी और ई है. अब ये इंडिया, ये कंट्री जो है, ये सर्कल जो मैंने, ये इंडिया है. जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है. मैंने कंपनी एच को लिया, लेकिन ये एच कंपनी जो ये यूएसए की है, लेकिन कहाँ पर है, इंडिया में. तो जो भी इस कंट्री के अंदर आ रहा है, जो भी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी आ रहा है, जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं ये कंपनीज, वो बाहर की कंपनी हो, वो इंडियन कंपनी हो, लेकिन इंडिया में ही हो रहा है, इसको बोलते हैं. ये सारा कुछ हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पर जो है इंडियंस कहाँ पर हैं, बाहर, आउटसाइड इंडिया है. कोई भी नेशनल जो, अगर मैं हूँ बाहर, मैं जो भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आउटसाइड इंडिया, वो मैं जीडीपी में इंक्लूड नहीं करूँगा. ये आपको पता ही है. ठीक है, समझ आ रही है बात. लेकिन अगर बाहर वाली कोई कंपनी इंडिया में है, उसको मैं कंसिडर करूंगा, ये आपको याद रखना है. या इंडिया की कोई कंपनी बाहर है, चाइना में कोई कंपनी है इंडिया की, उसको हम कंसिडर नहीं करते थे जीडीपी में. अब यही देखेंगे हम इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, उन चीज़ों का हम कैसे देखते हैं. ध्यान से समझो, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से समझो. देयर आर रेजिडेंट इंडियंस एंड इंडियन कंपनीज विच वर्क अब्रॉड. क्या है यहाँ पर कि जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, और इंडियन कंपनीज हैं. सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, एक्स वाई जी कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है. या कोई नेशनल है, इंडियन रेजिडेंट है, सपोज उसका नाम रखो, नाम रोहित है. समझ आ रही है बात.
तो ये दो पर्सन, ये एक पर्सन है और ये एक कंपनी है सपोज, ये कहाँ पर काम करे, ये अब्रॉड काम करे, ये यूएसए में काम करे, ये दुबई में काम करे। इतना आपको जहन में आ गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज, इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। इंडियन कंपनी सच एज टाटा लैंड रोवर कंपनी इन यूके, इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी जिसका नाम है टाटा लैंड रोवर कंपनी, जो कि यूके में काम करे। जैसे ये XYZ जो है ये टाटा लैंड रोवर कंपनी है, ठीक है। या कोई वर्कर है, इंडियन वर्कर, सपोज रोहित वर्कर है, ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में, मतलब इंडिया से बाहर ये काम कर रहे हैं। द इंडियन वर्कर्स एंड इंडियन कंपनी सच एज टाटा वुड सेंड देयर इनकम टू इंडिया। अब ये क्या करेगा, ये इंडियन कंपनी जो बाहर काम कर रही है, और रोहित जो है जो बाहर काम कर रहा है एज ए वर्कर, ये जो वहां पर जो भी कमाई करेंगे, जो भी इनका इनकम होगा, वो उस इनकम को क्या करेंगे, इंडिया ट्रांसफर करेंगे, इंडिया को भेजेंगे, ठीक है। सेंड देयर इनकम टू इंडिया। इन द सिमिलर मैनर, इसी तरीके से क्या होगा, देयर आर मेनी फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज दैट ऑपरेट इन इंडिया। इसी तरीके से सपोज पी कोई कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, या कोई सपोज कोई भी आप ले लो, सपोज पर्सन क्यू ले लो, पर्सन क्यू ले लो, जो कहाँ पर काम करे, इंडिया में काम करा है, ठीक है। ये मैंने बोला देयर आर मेनी फॉरेनर्स, ये दोनों पी और क्यू जो है फॉरेनर्स हैं, ये इंडिया में काम करे एंड कम ऑपरेट इन इंडिया। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, नाइकी एट्सट्रा वुड सेंड देयर इनकम टू देयर होम कंट्री दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं यहाँ पर, उस पर इनको जितने भी इनकम मिल रही है, उस इनकम को क्या करेंगे, अपने फॉरेन कंट्री में भेजेंगे, अपने कंट्री को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। समझ आ रही है बात, वहां पर सेंड करेंगे उस चीज को। दो चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने बोला कोई पर्सन ए है जो इंडिया का है, और पर्सन बी है, दोनों इंडिया के हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर काम कर रहे हैं, वहां पर जो भी कमाई हो रही है उस कमाई को कहाँ सेंड करते हैं, इंडिया में सेंड करते हैं। एक हो गया ये। दूसरी कंडीशन मैंने बोली, सपोज पी एंड क्यू जो हैं, ये कहाँ के हैं, ये यूएसए के हैं, लेकिन ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया में जो भी ये गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, ये कहाँ पर भेज रहे हैं, इसको कहाँ सेंड करेंगे, उस इनकम को यूएसए सेंड करेंगे। इसका मतलब एक हो गया सेंड टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड। अरे बात, एक तो अब्रॉड से आ रहा है, दूसरा यहां से जा रहा है अब्रॉड। ये दो बातें मैंने बोली है, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने इंडियन कंपनी की बात की थी, टाटा लैंड रोवर, और जो मैंने इस इंडियन वर्कर की बात की, ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बाहर काम कर रहे हैं। तो जो भी इनकम भेजेंगे वो क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, इनकम ऑफ रेजिडेंट नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड, उनकी इनकम होगी। और जो यहाँ पर मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन कंपनी है यहाँ पर, या नाइकी है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, अब जो भी इनकम यहाँ पर ये जनरेट करेंगे, वो कहाँ भेजेंगे, बाहर फॉरेन कंट्री में। उसको बोलते हैं इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया। समझ आ रही है बात, ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। इन दोनों का हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखो तो जीएनपी आप लिखोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसके बराबर होता है, ये जीडीपी के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है, लेकिन दो चीजों को इनको जहन में रखना है। एक है प्लस, इसको करना है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद रखो ये ऐड करना है। एक तो जीएनपी होता है बराबर जीडीपी, जीडीपी मैंने आपको समझाया है, प्लस क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि जो इंडियन कंपनीज जो है बाहर काम कर रहे हैं, फिर वहां से वो पैसे इंडिया भेज रहे हैं, वो हो गया नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस करना है, किस चीज को माइनस करना है, इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया। माइनस करना है जो फॉरेन नेशनल्स जो हैं, जो काम कहाँ पर कर रहे हैं, इंडिया में, उस चीज़ को माइनस करना है, क्योंकि वो यहाँ पर कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर वो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं उसको, उस कमाई को कहाँ सेंड कर रहे हैं, वो उसको सेंड कर रहे हैं यूएसए में। तो दैट मीन्स वो यूएसए उस कमाई को सेंड करे, तो वो इंडिया के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसको हम नाम देते हैं जीएनपी। बात समझ में आ रही है। तो नेट में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जीएनपी जो है दैट जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको कंसिडर करना है, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, आपको बोलना है इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियन नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, और माइनस करना है इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया। इन दोनों को माइनस इस तरीके से मैं रखूंगा, अगर ब्रैकेट में रखूंगा, इसी को बोला जाता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी जो है ये जीएनपी रहेगा, जीडीपी मैंने जीडीपी रखा। इन दोनों को जो ये इनकम ऑफ नेशनल इंडियन सॉरी इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियन नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड, इसको मैंने माइनस किया इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया।
जो टोटल आ जाएगा उसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको ये चीज याद रखना है। कुछ समझ आ रही है बात? एक एग्जांपल से मैं समझोगे। जैसे इंडिया का जीडीपी है सपोज 10,000 करोड़, ये हो गया एक। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ जो इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, जो इंडियंस जो हैं जो बाहर दुबई में काम करते हैं, वो वहां से जो इनकम भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, कहाँ पर? इंडिया में सेंड कर रहे हैं, वो इंडिया को सेंड करते हैं वहां से। तो उस वो सपोज कितना है, अब्रॉड से कितना आ रहा है हमें? वो आ रहा है हमें सपोज 5 करोड़, ठीक है। और लेकिन इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग, जो फॉरेन नेशनल्स काम कर रहे हैं इंडिया में, उनकी इनकम जो कहाँ जा रही है, जो यूएसए जा रहा है, सपोज वो कितना है? वो हम ले लेते हैं सपोज 3 करोड़। या है समझ? तो दैट में जब मैं टोटल जीएनपी निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 10 करोड़, 10,000 करोड़, प्लस करूंगा मैं 5 करोड़, माइनस करूंगा मैं 3 करोड़। ये 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ कितना हो गया? 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ हो गया, ये हो गया टोटल कितना हो गया? ये आ गया 2 करोड़। और यही 2 करोड़ जो इसी को बोला जाता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आ रही बात समझ? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक। ये क्या था? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर आपको नेट निकालना होगा, आपको नेट को कुछ नहीं करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? नेट, अभी मैंने क्या बोला था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि इक्वेशन आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वहां पर आपको क्या करना है? आपको बोलना है जीडीपी, ठीक है, प्लस क्या करना है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये मैंने लिखा। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, आपको बोलना वो होता है जीएनपी, जो आपने ऊपर निकाला ये वाला, माइनस करना है डेप्रिसिएशन, आपका एनएनपी आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस आपको टिप पे होना चाहिए, इनको याद नहीं करना है, ये खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ आना चाहिए क्या कहने वाला है, ठीक। अब क्वेश्चन है सर ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सबको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों इसको माइनस किया जाता है, ठीक है। देखो समझो, सपोज आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कार ले लो या ट्रक ले लो, जो भी है आपके पास, ठीक है। अब सपोज किसी आपने जो है ट्रक को लिया है, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं अपने काम में, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपने 15 लाख का लिया ये, समझो इस बात को, 15 लाख का लिया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कि 1 साल आपने यूज़ किया इसको, 2 साल आपने यूज़ किया, 3 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन जो इस ट्रक जो थी, जो जिस कंडीशन में पहले साल थी, क्या वो दूसरे साल उस कंडीशन में होगी? नहीं होगी। तीसरे साल उसके वरिष्ठ कंडीशन में गई, चौथे साल उसके वरिष्ठ कंडीशन में होगी। इसका मतलब उसका वैल्यू जो होता है वो कम होता जा रहा है। अब वो कितना वैल्यू कम होता जा रहा है, उसको बोलते हैं हम जनरली, आप नाम रखो डेप्रिसिएशन। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। अब समझो मैं क्या समझाऊंगा यहाँ पर। डेप्रिसिएशन का मतलब गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कंजम्पशन गुड्स, फूड, जूस एक्स्ट्रा, जो कंज्यूम हम करते हैं, एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी यूज्ड टू मेक बिस्किट्स। सपोज हम बिस्किट्स खाते हैं, लेकिन उस बिस्किट्स को कहाँ पर बनाते हैं? मशीनरी का यूज करते हैं। बसेस इन ट्रैवल कंपनी है कोई, ठीक है, उनके पास बसेस हैं, तो दैट मीन्स ये क्या आ गए? ये उस कंपनी के कैपिटल गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। कैपिटल गुड्स काफी टाइम तक रहते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, यूजुअली मोर देन ए डिकेड, बट दे अंडरगो सम लॉस ऑफ देयर वैल्यू। इनका वैल्यू जो होता है खत्म होता जा रहा है। सपोज अगर मैं आज सपोज अगर मेरे पास कोई बस है, मैं अब कोई एजेंसी चला रहा हूँ, मेरे पास कोई बस है, 10 बसेस हैं मेरे पास, लेकिन ये मैंने 2021 में लाया। अगर मैं 2022 की बात करूंगा, 23, 24, 30, मतलब 2030 की बात करूं, तो मैं देखूंगा इसका वैल्यू क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहां पर मैं यही कहने वाला हूं, बट दे अंडरगो सम लॉस ऑफ देयर वैल्यू ईच ईयर ड्यू टू वियर एंड टीयर, क्योंकि वियर एंड टीयर इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। सपोज ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट एंड ईच एयरक्राफ्ट कॉस्ट 100 करोड़ रुपीज। एक कंपनी है, वो क्या क्या मैन्युफैक्चर, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है? एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और एक एयरक्राफ्ट का वैल्यू कितना, याद रखो, एक एयरक्राफ्ट का वैल्यू, सपोज मैं बोल रहा हूँ, वो कंपनी जो किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है? एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर, और एक एयरक्राफ्ट वो बनाता है 100 करोड़ का, ठीक है, एंड कैन वर्क फॉर। और ये एयरक्राफ्ट की वैलिडिटी कितनी है? और कंपनी वाला बोल रहा है जो मैंने एयरक्राफ्ट बनाई है 20 साल के लिए आपको चलेगा, ठीक है, 20 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है आपको, ठीक है।
हाँ, तो जब हम देखेंगे इसका मतलब टोटल वैल्यू कितना है इसका 100 करोड़, कितने साल की वैलिडिटी है 20, तो ये कितना आएगा 5 करोड़ आ जाएगा। तो एक साल के अंदर कितना इसका वियर एंड टियर आप देख सकते हो, ये 5 करोड़ है इसका। तो ये 5 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट लॉस्ट एवरी ईयर, हर साल कितना वैल्यू खत्म होता जा रहा है इसको 5 करोड़ का वैल्यू। और जब हम देखेंगे 20 साल में कितना हो जाएगा, ये 100 करोड़ हो जाएगा। दिस वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, सिंस डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू लॉस्ट ईच ईयर विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीएनपी, जिसको हम जीएनपी से सब्ट्रैक्ट करते हैं टू नो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। किस लिए, सो दैट हम क्या देखते हैं टोटल वैल्यू कितना रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसको बोलते हैं एक्चुअली डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है, तो इतना आपको याद रखना है, यहां तक कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक और चीज है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, ध्यान से समझो, एनएनपी यही नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, ये इक्वेशन भी आपको ये पता होनी चाहिए। ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। याद रखो इस बात को, मैंने बोला कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, आपको बोला नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है बराबर। लेकिन अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करूँ, मतलब जब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वहाँ पर जो भी मेरा कॉस्ट होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे रेंट है हमारे पास, वेज है मेरे पास, ठीक है, मशीनरी है, जो भी मेरे पास उस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी कॉस्ट मुझे लगता है, मतलब उसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो किसके बराबर होता है, मार्केट प्राइस कितना है, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज को हमेशा माइनस किया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट जो होता है, ये होता है ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलता है। समझ आ रही बात, जो भी सब्सिडी होती है वो गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलता है, जो खर्च करता है उसके बाद ये चीज़ उसको वापस नहीं मिलती, इसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। इतना आपको एग्जाम के लिए, एसएसबी के लिए इतना याद रखो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ तक कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप बोलोगे सर ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये हम समझ गए। मैंने फिलहाल आपको इक्वेशन बताया एग्जाम के लिए, क्या आपको याद रहे, समझो ध्यान से। सबसे पहले नेशनल इनकम एक्चुअली हम कंसिडर करते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से समझो, मैंने नेशनल इनकम को क्या नाम दिया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वी हैव अंडरस्टूड द एनएनपी एंड जीएनपी। हमें पता है एनएनपी किसके बराबर है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये तो पता है हमें। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन अगर आएगा कि ये एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसको क्या नाम दिया जाता है, आपको बोलना यही एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, जो मार्केट में जो प्राइस होता है वो उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो आगे आपको समझ के एनएनपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, वो होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एनएनपी एट मार्केट प्राइस बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच गुड एंड सर्विस वाज टेकन एट इट्स एक्चुअल मार्केट प्राइस। क्योंकि जो भी हमने गुड्स जो भी हमारे पास हैं या जो भी सर्विसेज है, उनका वैल्यू जो है वो हमने किस तरीके से कंसिडर किया, वो हमने किया एक्चुअल मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट जो होगा उस हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट करके कंसिडर किया। जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज जो भी हमने प्रोड्यूस किया, उसका वैल्यू जो है वो हमने किस बेस पे ले लिया, वो हमने लिया एक्चुअल मार्केट रेट क्या है, और उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम नेट नेशनल एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम और द एक्चुअल वेल्थ इन ए कंट्री। एसएसबी अगर पूछेगा कि क्या आप हमें बताओ कि जो हमारे पास एक्चुअल वेल्थ इनकम, एक्चुअल वेल्थ ऑफ ए कंट्री जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है, आपको बोलना है वो हम कैलकुलेट करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसी को नाम दिया जाता है नेशनल इनकम। इसको हाईलाइट करना, 5 स्टार लगा लो इस चीज को। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पर
ये आपको आया समझ। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू पेंगुइन डिक्शनरी है इकोनॉमिक्स की, डिफाइन इज नेशनल इनकम एज द सम ऑफ इनकम्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग ए कैपिटल कंजप्शन दैट इज डेप्रिसिएशन। ये आपको पता है नेशनल इनकम जो है ये किसके बराबर होता है, टोटल इनकम कितना है रेजिडेंट्स का, ठीक है, एक साल के अंदर, provided for capital consumption that is depreciation. It is also called as net national product at factor cost। याद रखो net national product at फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, उसी को हम जनरली नाम देते हैं नेशनल इनकम का नाम। ये मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आपको नोट्स में डाल देना। ऑल पेमेंट्स मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर फैक्टर कॉस्ट। जो भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी हमारा पेमेंट होता है कहाँ का, जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर कॉस्ट्स होते हैं। एट विच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है जब हम क्या लेते हैं, किस रेट से हम चल रहे हैं, एट एक्चुअल मार्केट रेट क्या है, वो हो गया एनएनपी एट मार्केट प्राइस। वो मैंने आपको बोला जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। इसी तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो किस हिसाब से लेते हैं हम, वो लेते हैं हम ऑल पेमेंट्स मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर फैक्टर कॉस्ट एट विच गुड्स एंड सर्विस एज प्रोड्यूसर। इसी को हम नाम देते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दीज आल्सो इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल्स। इसमें हम इस नेट नेशनल प्रोडक्ट में एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है वो भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू द अंडरस्टैंड ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जो हमारे पास नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस जो है, याद रखो इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये मार्केट प्राइस से बोला जाता है, वहां पर तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहां पर इतना याद रखो आप, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है उसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं। लेकिन 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 याद रखो, जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सब्सिडी को एक्सक्लूड करते हैं, सब्सिडी को कंसिडर नहीं करते। दो बातें मैंने बोली, मैंने बोला सॉरी मैंने क्या बोला, दो बातें मैंने बोला ध्यान से समझो। मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट दिस लीड्स द लेटर इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, जो हमारे पास लेटर वाला कौन सा था, यहाँ पर लेटर वाला है, यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, ध्यान से समझो, फैक्टर कॉस्ट, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंक्लूड करते हैं और सब्सिडी जो है उसको एक्सक्लूड करते हैं। क्या करने के लिए, जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। यही यहाँ पर फिर डेफिनेशन जो बनती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर है, आपको बोलना है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस बोलना आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को माइनस करना है, आपका आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी। ये इसके ऊपर एग्जांपल है, आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है फिर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, आपको बोलना है इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट प्रिवेलिंग रेट। जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है उसके बेसिस पे जो भी गुड्स और सर्विस का कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो आपने लिखा, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगता है वो प्लस किया, सब्सिडीज कितना लग रहा है उसको माइनस किया, और कितना गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है उसको माइनस करना है। जब उसको माइनस करके आपको आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको याद रखना है। अब मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन, नंबर फर्स्ट, जीडीपी कौन से मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं। इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का होता है, और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। इनकम मेथड की भी इक्वेशन, एक्सपेंडिचर मेथड की भी इक्वेशन और वैल्यू एडेड की भी इक्वेशन पता होनी चाहिए। हो गई दो चीजें। क्या जीडीपी में किसको इंक्लूड किया जाता है, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता, वो मैंने आपको सबको बता दिया, सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैंने अभी क्या बोला, मैंने आपको बोला जीएनपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने आपको बोला कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, ये इसमें प्लस होता है जीडीपी के साथ, तो जीएनपी आ जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि एनएनपी का मतलब क्या होता है, आपने बोला सर एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वेयर एंड टियर से जो लॉस हो जाता है वो डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है।
ठीक है, उसको हमें माइनस करना ही करना है क्योंकि वो तो एक्चुअल है ही नहीं। ठीक है, वो कम होता जा रहा है, उसको माइनस करेंगे। उसके बाद मैंने बोला आपको जो नेशनल इनकम एक्चुअली जो होता है वो हम किस पे बेस पे लेते हैं, आपको बोला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बेस पे, और उसी को बोला जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम। तीसरा मैंने बोला जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप एनएनपी लिखो, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, या आप बोलो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने बोला, आपने बोला सर फिर अच्छा ये तो बताओ कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। आपको बोलना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, सब्सिडीज को माइनस करना है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर आप बोलो कि सर ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या, आपको बोलना है ये जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें बोलना है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, और मार्केट प्राइस के हिसाब से हम जो चल रहे हैं वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है। इसके मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको ये बात समझ में आ जाएगा। अब समझो। हाँ, अब आप ध्यान रखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है। एक तो आपको समझना नॉमिनल जीडीपी, ये आप टिक करोगे एग्जाम के लिए, एमसीक्यू होगा, 100% पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझना है। तीसरा मैं बताऊंगा जीडीपी डिफिलेटर का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बुक से मैंने एग्जांपल लिया, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको समझना है सिर्फ ये दो चीजें यहाँ पर मैं सिर्फ बताऊंगा और उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसी से आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट करंट प्रिवेलिंग रेट, जो अभी मार्केट रेट चल रहा था, जो अभी करंट रेट जो है उसके हिसाब से जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, जो भी अभी करंट रेट होता है, सपोज जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया होगा, अब उसका वैल्यू जो है, मनी वैल्यू जो है, वो आप किस हिसाब से चल रहा है। आप बोल रहे हैं अभी करंट क्या चल रहा है, 2021 में क्या चल रहा है। जब आप 2022 में आ जाओगे फिर आप देखोगे 2022 के हिसाब से क्या है, 2023 के हिसाब से क्या है, आप उसी साल के हिसाब से आप बताओगे। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पर शॉर्ट में ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से, उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, वो बोलूंगा मैं क्या बोलते हैं उसको, रियल जीडीपी में हम क्या कंसिडर करते हैं। सबसे पहले रियल जीडीपी का पॉइंट समझो, फिर हम एग्जांपल का समझेंगे। अब यहां पर तक रियल जीडीपी मैंने जो लिखा है यहां पर, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट द बेस प्राइस विच इज द प्राइस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द बेस ईयर। रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं एज पर द बेस प्राइस। क्वेश्चन आ जाएगा कि जब हम एक जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एज पर द बेस प्राइस, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, बेस ईयर को कंसिडर किया जाता है, उस हिसाब से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। उस जीडीपी को क्या बोलते हैं, आपको बोलना उस जीडीपी को हम रियल जीडीपी कंसिडर करते हैं। यहां पर ये बात आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन आ जाएगा जो रियल जीडीपी जो है इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ध्यान में रखकर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि हमें रियल जीडी जो कि हमें नॉमिनल जीडीपी में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैं आपको यहां पर ये बोलूंगा, मतलब हम क्या करते हैं इस रियल जीडीपी, हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स प्राइस, एक पर्टिकुलर एक फिक्स एक ईयर का प्राइस जो होता है उसको फिक्स करते हैं। फिर जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, उस फिक्स्ड ईयर जो है, जो हमने ईयर को कंसिडर किया है, जिस सपोज 2010 मैंने लिया, उस ईयर को मैंने फिक्स किया है और इस ईयर का प्राइस मैंने फिक्स किया है। और उसके बाद 2011 मैंने कैलकुलेट किया, 2012 मैंने कैलकुलेट किया, 2013 14 15 16 जितना मैं कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को मैं कैलकुलेट करता हूं, लेकिन एज पर द 2010 में जो प्राइस है उस प्राइस को फिक्स करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी। एग्जांपल आप समझो, अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो। नॉमिनल जीडीपी मैंने क्या बोला, मैंने नॉमिनल जीडीपी के बारे में बोला कि जब हम क्या करते हैं करंट प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से चल रहे हैं। बस शॉर्ट में इतना याद रखना है, एमसीक्यू को टिक करना है। समझो, सपोज मैंने क्या लिया, मैंने दो प्रोडक्ट्स, दो कमोडिटीज लिया, किसके प्रोडक्ट के अंदर, इसमें बास्केट के अंदर। बास्केट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस होगा, वीट होगा, आपको सोप होगा, आपको खाने पीने की चीजों को, बहुत सारी चीजें होती है जो एक बास्केट में लिया जाता है। अब उसमें ज्यादा नहीं घुसना है, मैंने बास्केट के दो चीजें लिया यहाँ पर, दो चीजें मैंने, ऑयल लिया है, राइस लिया, एक एग्जांपल लिया मैंने आपको मुझे समझाने के लिए। सपोज मैंने क्या लिया, इस ऑयल का प्राइस भी होगा कुछ, इसकी क्वांटिटी भी होगी कुछ, राइस का भी प्राइस होगा और इसकी क्वांटिटी पे मैं कुछ कंसिडर करूंगा। मैंने ईयर लिया 2011 में मैंने क्या लिया, मैंने लिया जो ऑयल है उसका 1 रुपये मैंने प्राइस किया, ठीक है, और 100 क्वांटिटीज ली, ठीक है, 100 यूनिट्स उसके लिए। 2012 में मैंने क्या लिया, मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, मतलब प्राइस हो गया 2 रुपीज,
ठीक है, इसी इसी का 2 रुपीज़ और मैंने क्वांटिटी कितना लिया 150। प्राइस कितना है, एक यूनिट का प्राइस कितना है 3 रुपीज़ है। मैंने टोटल क्वांटिटी कितनी लिया है 200 लिया है। ये मैं अपने मजे से ले सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या लिया, मैंने क्वांटिटी राइस की क्वांटिटी कितनी ली है 50, लेकिन एक एक यूनिट जो मैं इसका मतलब 20 यूनिट्स मैंने लिया, एक यूनिट का प्राइस जो है दैट इज 2 रुपीज़। इसी तरीके से मैंने 2012 में 100 यूनिट्स की क्वांटिटी ली है और एक यूनिट का प्राइस जो है दैट इज 3 रुपीज़। इसी तरीके से राइस मैंने लिया 150 यूनिट्स और एक यूनिट का प्राइस जो है दैट इज 4 रुपीज़। दैट मीन ये बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले ही बोला नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन सा ईयर लेना है, वही ईयर लेना है जिस ईयर का मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे अगर 2011 का ईयर लेना है, मुझे इसी ईयर का प्राइस लेना है, मतलब इसी ईयर का 1 इसी ईयर का 2। मुझे अगर 2012 कैलकुलेट करना है, मुझे 2012 का ही प्राइस लेना है और 2012 और उस टाइम जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी मुझे लेनी है। मुझे अगर 2013 में नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, मुझे उसी साल का प्राइस भी लेना है, उसी साल की क्वांटिटी भी लेनी है। ध्यान से समझो, प्राइस और क्वांटिटी उसी साल का लेना है जिस साल का मुझे कैलकुलेट करना है, उसको हम ना बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब मैं जब देखता हूं 2011 की अगर बात करोगे, यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर आप देखो ऊपर जब मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं 2011 में क्या होता है, प्राइस कितना है आप बोलोगे 1 है सर, क्वांटिटी कितनी है 100 है, हो गया ये। लेकिन इसी साल का दूसरा दूसरा प्रोडक्ट आप देखो, दूसरा प्रोडक्ट क्या था, वो था राइस। क्वांटिटी कितनी है, सॉरी क्वांटिटी कितनी है 50 और प्राइस कितना है 2। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा 100 होगा, 2 इंटू 50 हो गया 100 हो गया, दोनों को ऐड करके 200 आ गया। मतलब इस साल का नॉमिनल जीडीपी जो है 2011 का वो कितना आ गया 200। नेक्स्ट ईयर इस साल का नॉमिनल जीडीपी निकालना है, किस साल का 2012 में निकालना है। इसका मतलब 2012 में कितना प्राइस है, ठीक है, आपको बोलना है 2, क्वांटिटी कितनी है 150। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या था, वो था राइस, उसका प्राइस कितना था 3, आप बोलोगे क्वांटिटी कितनी ली 100, तो दोनों को मिलाकर 600 आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही 2013 में हम करेंगे। हमने क्या लिया, हमने क्वांटिटी कितनी है 3 है, सॉरी प्राइस कितना है 3 है, क्वांटिटी कितनी हमने ली है आपको बोला 200। उसके बाद मैं नया प्रोडक्ट लिया था 4, उसका प्राइस जो है और क्वांटिटी कितना 150, दोनों को मिलाकर 1200। इसका मतलब 200 और 600 एंड 1200 जो है ये 2011, 12 और 13 का जो हमने क्या लिया है, ये लिया हमने नॉमिनल जीडीपी। मतलब उस साल का जो रेट होगा उस हिसाब से हमने चला है, उस साल की क्वांटिटी उसी साल का रेट। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखें हम क्या करते हैं रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी मैंने पहले बोला, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट द बेस प्राइस विच इज द प्राइस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द बेस ईयर। रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, हमें एक ईयर फिक्स करना पड़ता है, बेस प्राइस फिक्स करना पड़ता है। सपोज मैंने 2011 को फिक्स किया और इसको मैंने क्या लिया एज ए बेस ईयर मैंने लिया, और इस साल का जो प्राइस है उसको मैंने फिक्स किया। इसका मतलब इस साल का प्राइस क्या था, आपको बोलना है इस साल का प्राइस 1 था। ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो इस साल का प्राइस क्या, इस साल का प्राइस 1 था और किसके लिए, ऑयल के लिए, और राइस के लिए प्राइस कितना है 2 है। जब मैं निकालूंगा क्या, इस साल का क्या निकालूंगा, मुझे नॉमिनल जीडीपी वो इतना ही आ जाएगा, सॉरी रियल जीडीपी, उस 2011 का मुझे रियल जीडीपी निकालना है। तो आप बोलोगे सर रियल जीडीपी तो आ जाएगा 2011 में, इस साल का प्राइस कितना है और 100 हो गया ऑयल का, प्लस करेंगे हम इस राइस का प्राइस कितना है उसी साल का 2011 का, और क्वांटिटी कितनी है 50, सर वो आ जाएगा 200, जितना कि मतलब आ गया था नॉमिनल जीडीपी उस साल का, किसका 2011 का। इसका मतलब 2011 में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है, आप बोलोगे बराबर है 200 है। आप बोलोगे फिर सर 2012 का नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, आप बोलोगे 2012 का नॉमिनल जीडीपी जो है 2 इंटू 50 150 प्लस 3 इंटू 100 वही आ जाता है 600। लेकिन अब आप बोलोगे सर इस 2012 का आप बताओ इसका रियल जीडीपी क्या, आप बोलोगे रियल जीडीपी मैं बताऊंगा इसका कि रियल जीडीपी जो था हमने प्राइस किस ईयर का फिक्स किया है, मैंने प्राइस किया है 11 का फिक्स 2011 का, तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लूंगा। जब मैं 2000 नॉमिनल जीडीपी 2012 का निकाल सॉरी रियल जीडीपी 2012 का निकाल रहा हूं, मैंने प्राइस किसका फिक्स बेस ईयर किसको माना था मैंने 2011 को, तो मुझे ये प्राइस को रखना है। मतलब मैं लिखूंगा 1 इंटू, क्योंकि किसका निकाल रहा हूं मैं 2012 में, क्वांटिटी में 2012 की ले लूंगा, ध्यान से समझो 150 प्लस प्राइस मैंने किसका फिक्स किया 2011 का, क्योंकि बेस ईयर मैंने 2011 लिया। ध्यान से समझो इस बात को, इसका मतलब 2 और क्वांटिटी कौन सी लूंगा, क्योंकि 2012 में निकाल रहा हूं, ये 100 आ जाएगा। जब आप लिखोगे यहाँ पर 150 आ गया ये
प्लस आ गया 200, इसका मतलब 350 आ गया रियल जीडीपी 2012 का, और इसी का नॉमिनल क्या था, 600 था। अब आप बोलोगे सर इतना तो ठीक है, लेकिन आप बताओ कि 2013 में हम रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे। मैं बोलूंगा निकालो 2013 का, कोई इश्यू नहीं है। क्यों इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने बेस या 2011 को माना है, तो ले लो प्राइस वही 1 मैंने लिखा। क्वांटिटी किसके ले लोगे, क्योंकि 2013 का आप निकाल रहे हो, क्वांटिटी आपको उसी साल का लेना है जिस साल का आप निकाल रहे हो, 200 प्लस क्या करेंगे सर, राइस के लिए क्या करेंगे, प्राइस तो 2011 का ही ले लो, प्राइस तो 2 लिया मैंने, क्वांटिटी कहाँ की ले लोगे, आप बोलोगे क्वांटिटी हम ले लेंगे 2013 की 150। जब आप ये निकालोगे 200 और 300 निकालोगे, क्योंकि 150 इंटू 2 300 होता है, ये आ गया 500। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है। यही मैंने लिखा है, अगर आपको याद होगा। मतलब मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने बेस ईयर 2011 को माना, आप 2012 को भी मान सकते, 2013 को भी मान सकते, फिर आपको 14 15 16 का निकालना होगा। जो भी आपको मर्जी है वो बेस ईयर आप ले लो। जब भी हम जीडीपी को निकालते हैं एज पर द बेस ईयर, आपको बोलना है उस जीडीपी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। उसमें किस चीज को हम फिक्स करते हैं, क्वांटिटी को फिक्स करते हैं या प्राइस को फिक्स करते हैं। आपको बोलना है सर हम तो बेस प्राइस लेते हैं, मतलब हम प्राइस को फिक्स करते हैं ना कि क्वांटिटी को। और आपको बोलना है सर रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को जहन में रखना पड़ता है, डिफ्लेशन को भी जहन में रखना पड़ता है, इसलिए हम बेस प्राइस को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसे जीडीपी है, जीडीपी कैलकुलेशन है जहां पर हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी जहन में रखना पड़ता है। आपको बोलना है रियल जीडीपी। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में भी आपको ये चीज़ मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट बोलोगे आप सर ये जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है। मैं बताऊंगा कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है रेशियो होता है दोनों का। समझो, इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ऊपर नॉमिनल लिखते हैं, मतलब जो पर करंट प्रिवेलिंग रेट से हम निकालते हैं, नीचे लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम रियल जीडीपी, मतलब जो हम निकालते हैं एज पर द बेस ईयर के हिसाब से। तो जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जब मैं बोल जरा निकालो फिर 2011 का रियल जीडीपी, सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर क्या आएगा। आप बोलोगे सर 2011 में जो नॉमिनल जीडीपी था वो तो था 200, अच्छा फिर रियल जीडीपी क्या था 2011 में, आप बोलोगे सर वो भी 200 था। फिर जब मैं बोलूंगा निकालो, फिर तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके 200, यहाँ पर भी 200 200 200 कैंसिल, बचा 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ जाएगा 2011 के लिए, आप बोलोगे सर ये 100 आ जाएगा। ठीक है, इट गिव्स अस द वैल्यू बाय विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स हैज रीजन फ्रॉम इट्स कॉस्ट इन द बेस ईयर। बेस ईयर में जो प्राइस था, उसके बाद सपोज बेस ईयर में जितना भी प्राइस था, अभी आप समझो, पहले रुको रुको, ठीक है। अब यहाँ देखो नॉमिनल कितना है 2011 में 200, रियल भी कितना था 200, जीडीपी जब डिफ्लेटर निकालते हो 200 अपॉन 200 100 आ गया। उसके बाद आप निकालोगे 2012 के लिए, मैं बोलूंगा नॉमिनल कितना था उस टाइम, आप बोलोगे 600 जो मैंने अभी निकाला ऊपर, रियल कितना है 350, उसके बाद कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे 171 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है प्रीवियस ईयर से इतना अभी तक कितना प्राइस जो है बढ़ गया है। आ रही बात समझ, ये देता हमें इट गिव्स अस द वैल्यू बाय विच द कॉस्ट ऑफ ए गुड हैज रीजन, कॉस्ट कितना बढ़ गया है एक चीज का, किस हिसाब से, बेस ईयर से। जैसे मैंने बेस ईयर में बोला 2011 में उस प्रोडक्ट का प्राइस था 150, लेकिन अब जो है 2012 में हम कंसिडर करते हैं, सपोज यहाँ पर आ गया 400, आप बोलोगे सर यहाँ का कॉस्ट इतना इंक्रीज हो गया 400 माइनस 150, मतलब प्रीवियस से बेस ईयर से अभी तक कितना प्राइस इंक्रीज हो गया। फिर मैं बोलूंगा कि 2011 बेस ईयर था, मैंने लिया सपोज 2015, फिर आप देखोगे 2015 में उसी जो प्रोडक्ट ए लिया आपने, उसी प्रोडक्ट ए का प्राइस 2015 एज कंपेयर टू 2011 में कितना आ गया। यही हमें जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा, आई होप यहाँ तक। अगर आपको ये अच्छे से समझ आए तो आप लाइक करो ज्यादा से ज्यादा इसको, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, मतलब वो फैक्चुअल है, उसमें उतना नहीं है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये मैंने एक बुक से लिया है, मुझे अंदाजा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर छेड़ेगा क्वेश्चन एसएसबी तो यहाँ से छेड़ सकता है, और भी इन पॉइंट से हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, मैंने कंप्लीट किया इसको, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जो भी है, जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अब आपको पीएचडी नहीं कर रहा, आपको घुसना नहीं है इसके अंदर, आप घुसोगे तो वो पीएचडी बन जाएगा।
तो जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने कंप्लीट किया, अब सिर्फ एमसीक्यू लगा लो। कुछ फैक्चुअल है आपको याद रखना है, यहाँ पर इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ, या सिर्फ याद रखना है। इन 1886 द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय द दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ही एस्टिमेटेड द पर कैपिटा एनुअल इनकम टू बी ₹20। याद रखना कि सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया, ठीक है, आपको बोलना है 1886 में पहला अटेम्प्ट जो किया है वो किया है दादा भाई नौरोजी, और उसने एक बुक लिखी है, आपको बोलना है कौन सी बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी बुक है जो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखी, आपको बोलना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के एक इंटरव्यू में, पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी, आपको बोलना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। उसमें इसने क्या लिखा है, उसमें इसने एक पॉइंट मेंशन किया, उसने बोला ही एस्टिमेटेड द पर कैपिटा एनुअल इनकम। उसने इसका उसमें क्या बात की है, इनका एनुअल इनकम की उसने बात किया, पर कैपिटा एनुअल इनकम कितना उसने एस्टिमेट किया, उसने ₹20 एस्टिमेट किया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में पर कैपिटा एनुअल इनकम कितना एस्टिमेट किया था, आपको बोलना ₹20। कब, 1886 में। देखो अभी 1886 ही था। ये हो गया पहला नंबर। सेकंड पॉइंट जो है याद रखने लायक है फैक्चुअल जो है, दैट इज द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय प्रोफेसर VKRV रॉय इन 1931 और 1932 में। इस साल के अंदर इसने क्या किया, पहला अटेम्प्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो जिसने मेजर किया नेशनल इनकम को। याद रखना सबसे पहले मेजर किसने किया नेशनल इनकम, आपको बोला प्रोफेसर VKRV रॉय इन ही डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इन 13 सेक्टर्स। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एज पर द प्रोफेसर VKRV रॉय, ठीक है, he divided Indian economy into how many sectors, आपको बोला 13 sectors, कीवर्ड है। in 1949, ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर PC महालिनोबिस, जिसके हिसाब से हमने क्या बोला है सेकंड 5 ईयर प्लान था, हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान को, तो वहां पर हमें पढ़ना है हेरोड डोमर मॉडल महालिनोबिस प्लान, ही हमें देखना है। तो यहाँ याद रखो 1949 में एक नेशनल इनकम कमेटी बिठाई गई है जिसका चेयरमैन था महालिनोबिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, किसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालिनोबिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, द अदर मेंबर्स बीइंग प्रोफेसर VK रॉय एंड प्रोफेसर RD, ये क्या है गैडगिल है, ठीक है, गैडगिल प्लान भी हम आगे पढ़ना है। इतना आपको इस ये फैक्चुअल, इसमें आपको ज्यादा ये नहीं है कि अब किस तरीके से याद रखना है, इसको याद रखना ही है क्योंकि फैक्चुअल में कोई शॉर्टकट होता नहीं है, वो याद रखना पड़ता है। नेशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं NSC का फुल फॉर्म क्या है, SSB ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन वाज सेट अप ऑन June 1st 2005 for promoting statistical network in the country on the recommendations of रंगराजन कमीशन। याद रखना रंगराजन कमीशन के बेसिस पे किसको सेटअप किया गया, आपको बोलना है NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को सेटअप किया गया है। टू क्वेश्चन पूछा जाएगा NSC को सेटअप कब किया गया, आपको बोलना 2005 में, ठीक है। किसके बेसिस पे ये कमीशन को सेटअप किया, आपको बोलना है C रंगराजन कमीशन, रंगराजन के बेसिस पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेशनल इनकम, NI का मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड है, तो कुछ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके साथ रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। NSSO का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखो। दूसरा मैंने बोला CSO का मतलब क्या होता है, आपको बोला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट सबने पढ़ा हो गए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब इसमें देखेंगे क्या क्या फैक्चुअल है तो वो जान लेते हैं हम। इसने बोला इट वाज सेटअप इन 1950, NSS को सेटअप किया गया 1950 एज ए परमानेंट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट द नेशनल सैंपल सर्विस टू असेस द सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है 1950 में। इसको एक परमानेंट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, क्या कंडक्ट करने के लिए, नेशनल सैंपल सर्विस को कंडक्ट करने के लिए। किस लिए, टू असिस्ट सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो भी सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसको असिस्ट करने के लिए, और पॉलिसी को बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए NSS को बनाया गया है, जो कि सर्वे करता था, उसके बाद पॉलिसीज बनाई जाती थी। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको सेटअप का, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, इसको सेटअप कब किया गया, आपको बोला 1950 में, बस, ठीक है। इट वॉज रिऑर्गेनाइज्ड, इसको रिऑर्गेनाइज किया गया 1970 में बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल एस्पेक्ट सर्वे वर्क अंडर ए सिंगल एजेंसी नोन एज NSSO। इसको रिऑर्गेनाइज किया गया है और सारे जो एस्पेक्ट सर्वे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को एक सिंगल एजेंसी के अंडर लाया गया, फिर इसको नाम रखा गया NSSO।
ठीक है। सेटअप किया गया 1950 में, लेकिन फिर बाकी जितने भी सर्वे के एस्पेक्ट्स हैं उन सभी सर्वे एस्पेक्ट्स को मिलाकर एक सिंगल एजेंसी बनाई गई, तब इसको नाम दिया गया एनएसएसओ। इट अंडरटेक्स द फील्ड वर्क ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन द होल कंट्री। ये क्या करता है, फील्ड सर्वे करता है पूरे, ठीक है, पूरे कंट्री के अंदर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये लिख रहा है, लेकिन अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 के हिसाब से था। अब आगे चलते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड फॉर प्रमोशन ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन में। एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कब किया गया, आपको बोला 1951 में। ज्यादा घुसना नहीं है, बस एक हो गया ये। दूसरा क्या आपको याद रखना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म, सीएसओ की फुल फॉर्म आपको बताना है। तीसरा मैंने आपको बोला कि नेशनल सैंपल, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या आपको बोलना है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको सेटअप कब किया गया, आपको बोलना है 1950 एज ए परमानेंट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको रिऑर्गेनाइज कब किया गया, आपको बोला 1970 में, और इसको नाम दिया गया वहां पर एनएसएसओ, एक सिंगल एजेंसी नोन एज एनएसएसओ। आपको इतना याद रखना है। फिर सीएसओ के कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। ठीक है, सीएसओ प्रिपेयर्स नेशनल अकाउंट्स। क्वेश्चन आएगा कि सीएसओ के काम क्या है, आपको बोला सीएसओ का काम जो है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। नेशनल अकाउंट्स को ये प्रिपेयर करते हैं, कंपाइल्स एंड पब्लिशेस इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड कंडक्ट्स इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे। ये क्या करता है, जो भी पूरा कंपाइल करता है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो भी नेशनल अकाउंट्स जो भी होते हैं उनको प्रिपेयर करना, उनको कंपाइल करना और उनको पब्लिश करना। मैंने 3 वर्ड्स को नाम बोला, मैंने बेटा बोला आपको, मैंने अकाउंट्स का नाम बोला, मैंने आपको कंपाइलेशन बोला, मैंने आपको पब्लिकेशन बोला। तो सीएसओ क्या करता है, नेशनल अकाउंट्स, ठीक है, प्रिपेयर करता है, सॉरी मैंने आपको प्रिपेयर बोला, प्रिपेयर करता है नेशनल अकाउंट्स को, उसको कंपाइल करता है, पब्लिश करता है, ठीक है, और कंडक्ट करता है इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे कंडक्ट करता है। ये आसान है, इतना इसमें ज्यादा घुसना नहीं है। इट इज वन ऑफ द 2 विंग ऑफ एनएसएसओ अलोंग विद एनएसएसओ। ये टू विंग है। सीएसओ जो है ये 2 विंग्स का बना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सीएसओ कितने विंग्स का है, आपको बोलना है ये 2 विंग्स से बना है। एक तो है एनएसओ अलोंग विद एनएसएसओ, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। रेस्पॉन्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी इन द कंट्री एंड फॉर इवॉल्विंग द मेंटेन एंड स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, इतना आपको याद नहीं रखना है। दूसरा एक और बात यहाँ पर आप लिख सकते हो, टिडबिट्स इसको बोलते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसको कब लाया गया, 1947 में। ग्रीन इंडेक्स क्या है, मेजर्स द नेशंस वेल्थ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंट्रोल ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन इंडेक्स का मतलब क्या होता है, आपको बोलना है ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है नेशंस वेल्थ अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंट्रोल ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। थर्ड आपको याद रखना है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या है, इसको सेटअप किया गया 2005 में। इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है जुलाई 2006 में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेश तेंदुलकर। ये भी आपको याद रखना है। ये फैक्चुअल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये आपको कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको ये पूरा सेशन समझ आया, इसमें कॉन्सेप्चुअल जो था वही समझ था, बाकी फैक्चुअल आप याद रख सकते हो। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करो, ठीक है। मैं एक कोट लेकर आया हूँ, ये मुझे पहले दिखाना था लेकिन याद ही नहीं रहा, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट रेस्पेक्ट वन रूल, नेवर लाई टू योर सेल्फ, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आपको खुद को झूठ नहीं बोलना। आप दुनिया को बोल सकते हो लेकिन खुद को धोखा नहीं कर सकते, खुद को आप झूठ नहीं बोल सकते। इवन अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब ही आप अपनी प्रेपरेशन ईमानदारी से करो। ये मत बोलो कि मेरा हो जाएगा ना, पढ़ने के बगैर ऐसा भी नहीं होगा। इतना फील करो कि आपका हो जाएगा, आप हार्ड वर्क करो, अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हो, तब सिलेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में। ये चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा तब तक जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन डिजर्व वही करेगा, सिलेक्शन वही ले लेगा जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा। आप लोगों में से सपोज पहला लेक्चर जो है ऑलमोस्ट 1 लाख नियर अबाउट 1 लाख स्टूडेंट्स को देखा उसने, इसका मतलब 1 लाख बच्चे तो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है डिजर्व क्वालिफाई वही करेगा जो आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो देता होगा। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है, वो मैंने आपको पहले दिन बताया था। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पढ़ रहा होगा, खुद आगे लेकर जा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर रहा होगा। हम तो सिर्फ गाइडेंस से आपको प्रोवाइड करें, असली खेल तो आपका है, आप घर पे क्या करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ठीक है। और लास्ट पे कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये सेशन कैसा लगा। कल हम नया एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, नया चैप्टर लेकर आए नेशनल, सॉरी इसमें हम देखेंगे प्लानिंग देखेंगे हम। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। आपका 95% सिलेबस हो गया कवर, 95% सिलेबस, अब थोड़ा सा बच रहा है। प्लानिंग मेरा कंप्लीट हो जाए मैं 100% बोलूँगा। फिर बेसिक डेफिनेशन है तो वो तो आसान है, लेकिन ये मेरा कवर होना चाहिए कल 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। जो ये इकोनॉमिक्स कवर हो जाए
जाएगा, इतना ज़हन में रखो। उसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है उनका, जिनका वो जेएसए वालों का कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा, उनको मैं बीच-बीच में इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स लेकर आऊँगा। जो ही मुझे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला इकोनॉमिक्स, एफए का इकोनॉमिक्स 1-2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा, मैं सीधे ज्योग्राफी में मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।